नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 21 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत NGOPV संघमित्रा यार्ड 3039 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। ऑप्शन बी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ऑप्शन सी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा। ऑप्शन डी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। सही जवाब है ऑप्शन बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। पोत संघमित्रा यार्ड 3039 को भारत के स्वदेशी नौसेना पोत निर्माण प्रयासों के तहत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया था। मझगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड सभी प्रमुख भारतीय शिपयार्ड हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट लॉन्च का स्थल नहीं थे। एसएससी परीक्षाओं में रक्षा उपकरणों के लॉन्च या निर्माण के स्थान के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। रक्षा अवसंरचना को दोहराते समय हमेशा GRSE को विशेष रूप से कोलकाता से जोड़ना याद रखें। रक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के बीच अंतर करना सामान्य ज्ञान अनुभाग में अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख शिपयार्ड है। अपतटीय गश्ती पोत OPV समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और खोज और बचाव मिशनों के लिए डिजाइन किए गए बहुमुखी प्लेटफॉर्म हैं। ये पोत भारत के विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ की रक्षा करने और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे पोतों का स्वदेशी उत्पादन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अरुणाचल कीवी को अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के रूप में बढ़ावा देने और ब्रांड करने के लिए एक समर्पित मिशन शुरू किया? ऑप्शन A है श्री पीयूष गोयल। ऑप्शन बी है श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ऑप्शन सी है श्री शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन डी है श्री नितिन गडकरी। सही जवाब है ऑप्शन बी श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने अरुणाचल कीवी को एक प्रमुख कृषि उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर मिशन शुरू किया। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जो अक्सर व्यापार नीतियों से जुड़े होते हैं लेकिन इस विशिष्ट लॉन्च से नहीं। श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिससे वह एक संभावित लेकिन गलत विकल्प बन जाते हैं। श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग का प्रबंधन करते हैं, जिसका इस बागवानी पहल से कोई संबंध नहीं है। परीक्षा युक्ति, विशिष्ट वस्तु ब्रांडिंग मिशनों को हमेशा उस मंत्री से जोड़ें जिन्होंने उनका उद्घाटन किया था, क्योंकि एसएससी अक्सर किसने क्या लॉन्च किया जैसे प्रश्न पूछता है। अरुणाचल कीवी पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में अपने उच्च पोषण मूल्य और जैविक खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। ये पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के लिए वैश्विक ब्रांड पहचान बनाकर स्थानीय किसानों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश स्थायी राज्य विकास के लिए बागवानी पर प्राथमिक इंजन के रूप में तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसी अद्वितीय फसलों का प्रचार क्षेत्रीय उत्पादों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग की क्षमता को सुरक्षित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हैं जिन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 17वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित किया? ऑप्शन A है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी है श्री के संजय मूर्ति। ऑप्शन सी है श्री विनोद राय। ऑप्शन डी है श्री राजीव महर्षि। सही जवाब है ऑप्शन बी श्री के संजय मूर्ति। श्री के संजय मूर्ति भारत की वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान CAG के तत्काल पूर्ववर्ती थे। श्री विनोद राय और श्री राजीव महर्षि पूर्व CAG हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एसएससी परीक्षाओं में संवैधानिक पदों के लिए वर्तमान नियुक्तियां उच्च संभाव्यता वाले विषय हैं। भ्रम से बचने के लिए हमेशा पदधारी और पूर्व अधिकारियों के बीच अंतर करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे अक्सर सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है।
CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारतीय युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाली युवा संगम पहल किस बड़े सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन A है स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन B है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन C है अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन D है खेलो इंडिया कार्यक्रम। सही जवाब है ऑप्शन B एक भारत श्रेष्ठ भारत। युवा संगम पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प A स्किल इंडिया व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर केंद्रित है। विकल्प C अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विकल्प D खेलो इंडिया मुख्य रूप से खेल अवसंरचना के विकास और प्रतिभा पहचान को लक्षित करता है। परीक्षा टिप, हमेशा युवा संगम को खेल या तकनीकी प्रशिक्षण के बजाय राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विषय से जोड़ें। भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। युवा संगम भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को समझने के लिए युवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में एक्सपोजर टूर की सुविधा प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य लोगों से लोगों के बंधन को मजबूत करना और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना है। इसे आमतौर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने हाल ही में तेलंगाना में किस संरक्षित क्षेत्र के पास विरोध कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया? ऑप्शन A है मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन B है KBR राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन C है एतुरनागरम वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन D है कवल टाइगर रिजर्व। सही जवाब है ऑप्शन B KBR राष्ट्रीय उद्यान। समाचार रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि NHRC ने हैदराबाद में KBR राष्ट्रीय उद्यान के पास पेड़ काटने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के संबंध में संज्ञान लिया। मंजीरा, एतुरनागरम और कवल सभी तेलंगाना में प्रसिद्ध पारिस्थितिक स्थल हैं जो उन्हें संभावित भ्रामक विकल्प बनाते हैं, लेकिन वे रिपोर्ट में उल्लिखित स्थान नहीं हैं। NHRC को मानवाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है और स्वतः संज्ञान सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना एक प्रमुख शक्ति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मीडिया रिपोर्टों में उल्लंघन का सुझाव दिया जाता है। परीक्षा युक्ति, विशिष्ट पर्यावरणीय विरोधों या कानूनी कार्रवाइयों को हमेशा करंट अफेयर्स की सुर्खियों में उल्लिखित सटीक भौगोलिक स्थान से जोड़ें क्योंकि SSC अक्सर स्थान आधारित तथ्यों का परीक्षण करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्राथमिक कार्य संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार करना है। आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मुकदमे की सुनवाई करते समय इसे एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, मई 2026 में ग्रास रूट इनोवेशन पाथवेज फ्रॉम लोकल रेसिलियंस टू नेशनल एडवांसमेंट्स नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है नई दिल्ली, ऑप्शन B है अहमदाबाद, ऑप्शन C है बेंगलुरु, ऑप्शन D है हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन B अहमदाबाद। ये कार्यशाला 19-20 मई 2026 को अहमदाबाद, गुजरात में स्थित साइंस सिटी में आयोजित की गई थी। विकल्प A गलत है क्योंकि नई दिल्ली अक्सर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करती है, लेकिन यह इस विशिष्ट कार्यशाला का स्थल नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि बेंगलुरु एक तकनीकी केंद्र है लेकिन इस कार्यक्रम का स्थल नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि हैदराबाद एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है लेकिन इस विशिष्ट स्थान से असंबंधित है। परीक्षा टिप, हमेशा प्रमुख वैज्ञानिक कार्यशालाओं को उनके विशिष्ट स्थानों से जोड़ें क्योंकि SSC अक्सर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के स्थान के बारे में पूछता है।
ग्रासरूट इनोवेशन का तात्पर्य विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यक्तियों या स्थानीय समुदायों द्वारा बनाए गए नीचे से ऊपर के समाधानों से है। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त निकाय इन नवाचारों की खोज और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हनी बी नेटवर्क एक प्रसिद्ध वैश्विक पहल है जो सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण और प्रसार करने के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में निम्नलिखित में से किस कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है? ऑप्शन A है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, ऑप्शन B है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ऑप्शन C है मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1995, ऑप्शन D है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1992। सही जवाब है ऑप्शन B मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। विकल्प ए गलत है क्योंकि यह अधिनियम 1991 में पारित नहीं हुआ था। विकल्प सी गलत है क्योंकि उस नाम का कोई अधिनियम नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि उल्लिखित वर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है। परीक्षा टिप: SSC परीक्षाओं के लिए हमेशा NHRC, CIC और CVC जैसे सांविधिक निकायों के अधिनियमन के विशिष्ट वर्ष पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये अक्सर राजनीति अनुभाग में पूछे जाते हैं। NHRC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। आयोग के पास एक मुकदमे की सुनवाई करते समय एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। सवाल ये है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया? ऑप्शन A है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, ऑप्शन B है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ऑप्शन C है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, ऑप्शन D है विश्व व्यापार संगठन WTO। सही जवाब है ऑप्शन B खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। सही उत्तर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, जिसने कृषि क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए PM नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP गलत है क्योंकि यह मुख्य रूप से इस विशिष्ट पदक के बजाय आपातकालीन खाद्य सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD एक सहयोगी एजेंसी है लेकिन इस उदाहरण में पुरस्कार देने वाली संस्था नहीं थी। विश्व व्यापार संगठन WTO वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है और इस कृषि सम्मान को प्रस्तुत करने में शामिल नहीं है। परीक्षा टिप: हमेशा एग्रीकोला मेडल को विशेष रूप से FAO के साथ जोड़ें क्योंकि ये पुरस्कार अक्सर SSCGK के पुरस्कार और सम्मान अनुभाग में पूछे जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। एग्रीकोला मेडल एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि की उन्नति और पोषण में सुधार के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। 1945 में स्थापित FAO दुनिया भर के 130 से अधिक देशों में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं को आधुनिक बनाने और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। SSC के उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो FAO की स्थापना की वर्षगांठ है। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है मुंबई, ऑप्शन B है नई दिल्ली, ऑप्शन C है बेंगलुरु, ऑप्शन D है अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन B नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक नई दिल्ली में हुई। मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद प्रमुख महानगर हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक के लिए स्थल नहीं थे। SSC परीक्षाओं में सरकारी शिखर सम्मेलनों के स्थल के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वाणिज्यिक केंद्रों और प्रशासनिक राजधानियों के बीच भ्रम से बचने के लिए हमेशा बैठक की प्रकृति के साथ शहर को क्रॉस वेरीफाई करना याद रखें।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को कचरा मुक्त बनाना है। यह मिशन 100% घर घर कचरा संग्रह, स्रोत पृथक्करण और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में लागू किया गया है। इस चरण का एक प्रमुख उद्देश्य सभी शहरों में प्रभावी ग्रे और ब्लैक वाटर प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए विशेष रूप से वित्तपोषण तंत्र पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन A है श्री नितिन गडकरी, ऑप्शन B है श्री HD कुमारस्वामी, ऑप्शन C है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन D है श्री अश्विनी वैष्णव। सही जवाब है ऑप्शन B, श्री HD कुमारस्वामी। केंद्रीय मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तीय ढांचे पर केंद्रित बैठक की अध्यक्षता की। श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिन्हें अक्सर ईवी नीति से जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने इस विशिष्ट बैठक की अध्यक्षता नहीं की। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग की देखरेख करते हैं, जबकि श्री अश्विनी वैष्णव रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रबंधन करते हैं, जो उन्हें इस विशिष्ट संदर्भ में गलत बनाता है। परीक्षा टिप, हमेशा मंत्रालयों के बीच अंतर करें। हालांकि कई मंत्री ईवी नीति पर काम करते हैं, लेकिन वर्तमान मामलों के लिए आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित विशिष्ट नाम पर ध्यान दें। भारत सरकार फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ईवी के निर्माण और खरीद को प्रोत्साहित करना है। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए प्रारंभिक पूंजी लागत पारंपरिक डीजल वाहनों की तुलना में काफ़ी अधिक है। सरकार वर्तमान में इन वाहनों को फ्लीट ऑपरेटरों के लिए अधिक किफ़ायती बनाने के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं और सब्सिडी मॉडलों की खोज कर रही है। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत NGOPV संघमित्रा यार्ड 3039 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था? आंसर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता 2। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अरुणाचल कीवी को अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के रूप में बढ़ावा देने और ब्रांड करने के लिए एक समर्पित मिशन शुरू किया? आंसर, श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया 3। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हैं जिन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 17वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित किया? आंसर, श्री K. संजय मूर्ति 4। भारतीय युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाली युवा संगम पहल किस बड़े सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा है? आंसर, एक भारत श्रेष्ठ भारत 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने हाल ही में तेलंगाना में किस संरक्षित क्षेत्र के पास विरोध कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया? आंसर, KBR राष्ट्रीय उद्यान 6। मई 2026 में ग्रास रूट इनोवेशन पाथवेज फ्रॉम लोकल रेसिलियंस टू नेशनल एडवांसमेंट्स नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर, अहमदाबाद 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत में निम्नलिखित में से किस कानून के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है? आंसर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया? आंसर, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 9। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर, नई दिल्ली 10। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए विशेष रूप से वित्तपोषण तंत्र पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? आंसर, श्री HD कुमारस्वामी। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।